अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगी रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो कि आज शुरू हुए हैं और कल कहा जा रहा है कि जॉइंट सेशन भी बुलाया जा रहा है, इसमें अहम तरीन मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशन की चीज़ें हैं वो तो आज भी पेश होती रहीं, लेकिन कल ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन के हवाले से मराहिल हैं वो भी तय करने बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन देखा जाए तो आज एक नई बहस छिड़ती हुई हमने ऐवानों में देखी और वो थी कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। वज़ीर कानून साहब ने आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू की ऐवान में और उनका बुनियादी मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका फोकस जो है वो पार्लियामेंट से बार बार ना सिर्फ ये कि एहतजाज करना, बायकॉट करना, इस्तीफ़े देना, ये उनका एक तरीक़ाकार रहा, बल्कि इसका नुकसान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुआ, जिसके जवाब में आज बैरिस्टर गौर साहब भी ये कहते रहे कि इंतखाबात में आपने हमसे नशिस्तें छीनी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा माहौल बनता नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तरफ जाया जा सकता है और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बार बार इस्लामाबाद का रुख करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन वो इस्लामाबाद आते हैं और कभी अड्याला के बाहर और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो एहतजाज भी करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो ये मामला ज़्यादा अरसे तवालत इख्तियार नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे सूबे के जो दरीना मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। किस हद तक हमारा वफाक भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पर दहशतगर्दी का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और उसमें बुनियादी जो किरदार है वो अफगानिस्तान की सरजमीन और भारत की पुष्पनाही अदा कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन तमाम चीज़ों पर तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और उस पर मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं खलील ताहिर सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिंधु साहब सर, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। सर, पहली मरतबा आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले तो ये जो दोनों इजलास तलब किए गए हैं, आज इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर बहस हुई, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कल एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाना है, पहले तो उस पर ज़रा बात करना चाहूँगी कि उसका एजेंडा क्या है सर, किस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होनी है? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा शार्ट आपका सबसे पहले आपके बुलाने का। कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। मैं बड़ा दरीना मुतालबा था पाकिस्तान भर की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनका, कि एक नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बनाया जाए, और वो जो है वो कौमी असम्बली ने भी पास कर दिया और सेनेट ने भी पास कर दिया। दोनों कमेटीज़ ने पास किया बड़ी तफसीलन बहस के बाद। और पहले स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में गया, सेनेट में गया, तो हमने वहाँ पे एक छोटा ग्रुप बना के उसको पास किया और उसके बाद फिर हमने सारे लोगों को, पूरे सेनेट ने भी पास कर दिया और उसमें सारी जमातों ने वोट दिए। उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। बाद में वो प्रेसिडेंट साहब के पास गया। मुझे नहीं पता कि व्हाट वाज द मिस्टीरियस मिस्ट्री कि उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे शायद या व्हाट्सोएवर। तो जॉइंट जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये होता है कि जब इस तरह से कोई सूरत हाल बनती है तो फिर दोनों हाउसेस को बुला के वो जो बिल है नेशनल कमीशन फॉर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं GSP प्लस स्टेटस की तरफ। आपको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो GSP प्लस स्टेटस है, जिसको जनरलाइज प्रेफरेंशियल सिस्टम कहा जाता है, जब आई वाज मिनिस्टर इन पंजाब ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, तो वहाँ पे एक TT सेल भी बनाया और आज भी चल रहा है। तो वी आर बाउंड फॉर 27 कन्वेंशंस, जिसमें माइनॉरिटीज़ के हैं, टॉर्चर के हैं, वेमेंस के राइट्स के हैं और दूसरे हैं। तो उसमें हम सारे सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनली जो हमारा UNO में, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन के साथ भी। तो उस पर रिपोर्ट्स आएंगी और उसके अलावा ये जो है अपना ये जो बिल है नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये पास किया जाएगा। इसके अलावा कोई इतना और बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, ना कि ऐसी कोई उसमें कोई डेंजरस बात है, ना कोई इस किस्म का। दिस इज़ टू स्ट्रेंथन के लिए टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको अपना करने के लिए, मज़ीद सेफ करने के लिए, इसके वास्ते ये जो सारा सेशन जब होगा। इसके अलावा मेरे जो जहाँ तक मुझे पता है इसके अलावा कोई और ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, वैसे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपकी डोमेन में ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी एज अ मतलब सियासतदान में आपसे राय जानना चाहूँगी कि ये जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के इजरा पे आज बड़ी बहस हो रही थी और वज़ीर कानून साहब कह रहे थे कि जी कोई और बात भी होनी चाहिए, आपके पास खबर नहीं है मीडिया में कोई और बात करने के लिए। सर, आपके ख्याल में वैसे तो उसके इजरा की कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है, मुद्दत नहीं रखी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनकरीब कितने अरसे में वो नोटिफिकेशन मुमकिना तौर पर हुकूमत जारी कर सकती है? क्योंकि अगर वो जारी होगा तो उसके बाद ही वो जो टेन्योर है वो स्टार्ट होगा। जी मिस, सबसे पहले तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ये मेरे पास पाकिस्तान आर्मी एक्ट पड़ा है और उसमें जब हमने तरमीम की है तो ऑलरेडी कर दी है
कि अभी इसको दोबारा एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो दूसरा आप कह रही हैं उसके लिए नोटिफिकेशन होगा और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ जाएंगे, कल या परसों या नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, और ना ही उसकी वजह से कोई किसी को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ये कुछ जो यूट्यूबर ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये मेरा वो नहीं है, अपना फैब्रिक नहीं है, लेकिन वो दिन गिन रहे थे कि 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, हालांकि उनको पता ही नहीं कि ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है। जितने भी हैं जो टेन्योर बढ़ना था वो ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और बाकी जो इजाफी जिम्मेदारी वो इसलिए कि जो अभी मुल्की हालात हैं अफगानिस्तान के साथ और जिस तरह से इंडिया उसको स्पॉन्सर कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है, तो उसके हवाले से उस बंदे के पास कमान होनी चाहिए जिसने पहले भी जंग जीती है, और उसकी वजह से ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो उहदा था वो ख़त्म किया गया और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आई होप सो कि नेक्स्ट वीक में मतलब और या नेक्स्ट वीक या इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में 10 दिन में ये नोटिफिकेशन, मेरा अपना जो परसेप्शन कहता है, चूँकि मेरे उस लेवल तक तो नहीं पता, आई एम VOP वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन जो मेरा अपना कह रहा है कि वो बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन परसेप्शन ये करता है। इसीलिए सर बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे अंदाजा है कि आपको एग्जैक्ट तो टाइम फ्रेम का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है, मैंने इसीलिए आपसे अर्ज किया था। अच्छा सर, अब ये जो KP का मसला चल रहा है ये क्या है? मतलब वज़ीर कानून साहब ने आज बड़ी तफसीली बात की गालिबन सेनेट में भी, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी काफ़ी देर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि आफरीदी साहब जो हैं वो आधा हफ्ता यहाँ पर होते हैं और उधर नहीं होते, और वहाँ पर जो टेररिज्म है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह बढ़ रहा है। लेकिन अब ये जो गवर्नर राज पे मैं पहले जानना चाहूँगी कि ये गवर्नर राज लगाना आसान होगा हुकूमत के लिए? क्या जस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि PTI तो इसके ऊपर रेजिस्ट करेगी इन एनी केस? बस देखिए मसला ये है, वहाँ पे मैंने आज एक इश्तिहार पढ़ा है KP का, मैं आपको भी भेजता हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ कि तलाशी गुमशुदा वज़ीर आला के लिए, आप उनके अपने लोगों ने और मतलब ये देखिए ना कि गवर्नर साहब 4.5 करोड़ का सूबा है अपना वज़ीर आला साहब, और वो इश्क़ इमरान में अगर कहते हैं मैं मारा जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब को सज़ा हुई है उसका 190 मिलियन पाउंड में, और 100, और उस केस का हवाला जो है ये अपील जो मलिक रियाज के बेटे थे उन्होंने अपने पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया, वो भी इसी केस में इन्वॉल्व थे। तो वेस्ट मिनिस्टर की जो कोर्ट है वो मैं जजमेंट भी आपको भेजता हूँ, उसका पेज नंबर 3 और पेज नंबर 7 है, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट ने भी तीसरी अपील थी कि आपके पासपोर्ट कैंसिल किए जाते हैं क्योंकि ये पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो ये एक मतलब इंटरनेशनल हवाले से आपको पता है कि लंदन में एविडेंस के अलावा कोई मतलब फैसला नहीं हो सकता किसी किस्म का भी, बाकी भी और भी बहुत सारे ममालिक जो जहाँ पे इस किस्म के जो लॉ का सिस्टम जो बड़ा मजबूत है, तो उनमें वो कन्विक्टेड है, और इसको हम लॉ की ज़बान में कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लास में फाल करना, ममनुआ क्लास में। तो ये 14 साल की जो सज़ा होती है इसको एकदम ना तो इसकी अपील लगती है, हम खुद प्रैक्टिसिंग है, मैं 1996 से प्रैक्टिस करता हूँ, और ना ही उसकी बहुत जल्दी को होता है कि उसको सेट असाइड कर दिया जाए। देखना पड़ता है कि एविडेंस क्या है, और मुखालिफ जो वकील है या खान साहब के जो वकील है वो क्या एविडेंस पेश करते हैं। तो उसकी बारी जब भी आएगी वो मतलब एकदम उसको सिंगल आउट तो नहीं किया जा सकता किसी को भी कि उसका केस पहले लगा दिया जाए, किसी को जो बाकी लाइन में पड़े हुए उनको बाद में लगाया जाए, बट इट्स द मैटर ऑफ द कोर्ट बिटवीन कोर्ट एंड द लॉयर्स ऑफ द इमरान खान साहब के, उनके जो अपने जो वकला हैं। दूसरा जो गवर्नर राज की बात करिए, ये वाकई बड़ा मुश्किल फैसला होता है, लेकिन जिस किस्म के वहाँ पे हालात बने हुए हैं कि हम कहते हैं कि आपको भी सारा पता है कि TTP और TTA एक ही नाम है दोनों का, समझ लें, लेकिन अलग-अलग ग्रुप हैं, और वो जिस किस्म की अभी दहशतगर्दी हो रही है कि कहीं पे चाइनीज़ सिटीजन मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, और फिर हमारी ऐसी जगहों पे जो कैडेट कॉलेज है उस पर, इसके अलावा आप देखिए अमेरिका में भी क्या हो रहा है। तो अफगानिस्तान ने एक दफ़ा से फिर वो काम शुरू कर दिया, हमने तो उनको 40-50 साल लोगों ने रखा उनको, लेकिन उन्होंने मेज़बानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से, लेकिन ये कहते हैं बार बार इनकी ज़िद है, जब इन्होंने जेल से भी छोड़े थे बंदे बहुत सारे टेररिस्ट, कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। भाई मजाक किस तरह मुज़ाकरात कर सकते हैं? रोज़ाना हम अपने शोहदा की लाशें उठाते हैं, एक मेजर है उसकी 7 दिन के बाद शादी थी, एक मेजर साहब और दूसरे थे चंद दिन पहले, बड़ा हैंडसम मेजर, उसकी बेटी अभी छोटी सी बेटी थी, तो पता तो उनको है ना जिनके घर से लाश उठती है। बेशक शहादत बहुत बड़ा रुतबा है अल्लाह ताला, और जब हमारी फौज जाती है तो वो शहादत का रुतबा पाने के लिए जाती है, लेकिन ये तो नहीं तरीकाकार के जिन लोगों को आपने पाला पोसा हो, यहाँ पे उनको हर चीज़ वसाइल दिए हो, वो आपके लिए इस किस्म के मसाइल पैदा करें, और वो भी इंडिया के कहने पे, जिनको अभी थोड़ा अर्सा पहले पहलगाम के जो एक एलिजेड वाक़या कह रहे थे वो कि वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, हालांकि कुछ नहीं हुआ था। दे हैव नो एनी कोजेंट एविडेंस। तो उसके वाले से अब उनके साथ जाके मिल रहे हैं, पाले पोसे हम उनको रखे, उनको मुश्किल में हम, और अब हम पे ही वो हमले करने शुरू कर दें, तो ये बड़ा मुश्किल है। इस हवाले से ये बार बार का एक ही बात है, ये अचकज़ई साहब भी यही कहते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कहते हैं, और ये जो नए वज़ीर आला इनके बने हैं बड़े इनकलाबी जो है इनकी जमात थी, पता नहीं कौन सी, इंसाफ या इनकलाब स्टूडेंट फेडरेशन, तो वो भी यही चाहते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे टारगेट ऑपरेशन हो रहा है, ये उसकी मुखालफत करते हैं।
अब तो क्या हम शहरी अपने मरवाते रहेंगे? अगर सीएम ने अपना यही रवैया बरकरार रखा, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है हार्डेड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स वाला, तो ये सारा फिर अल्टीमेटली फिर और कोई हल नहीं रह जाता गवर्नर राज के अलावा। तो ये मतलब बड़ा मुश्किल फैसला होता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल आई 100% एग्री विद यू, लेकिन उसके अलावा चारा भी कोई नहीं है जी। अच्छा सिद्धू साहब, लेकिन इसमें अब एक और भी चीज़ दरपेश है, वो ये कि ये जो बातें हो रही हैं गवर्नर राज की, अब इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया है कि कुंडी साहब इस्तीफा देंगे। आपको याद होगा अरसा पहले जब दोबारा वो गवर्नर राज का जिक्र हो रहा था तो कुंडी साहब बार बार कहते थे मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, लेकिन जब असल में गवर्नर राज लगने का टाइम आया है तो कहा जा रहा है कि उनको तब्दील किया जाएगा। आपको क्या लगता है सर कि उनकी तब्दीली ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की कंसेंट लेनी बड़ी ज़रूरी होगी, या फिर उनके होते हुए भी गवर्नर राज हो सकता है, मतलब वो भी कॉम्पिटेंट इनफ हैं कि वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर सकें या नहीं? ही इज़ मोर देन कॉम्पिटेंट एंड ही इज़ माय फ्रेंड, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो कुंडी साहब। बस देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का स्टांस, हम तो इकट्ठे चल रहे हैं, तो उनका वो उस पर क्या स्टांस लेते हैं कि उनके गवर्नर जो हैं वो इस किस्म का ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अगर उनको हटाया जाता है तो फिर जो भी नए गवर्नर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले ये मसाइल हल हों। जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा कि आप मेरे पास आएँ, बैठे, बात करें, लेकिन ये उस बात से हटते ही नहीं है। अभी कल इनका ने जो आलिया हमजा ने ऑफिशियल अकाउंट से उसने किया कि हर एक MNA MP 10-10 बंदे साथ लेके आए, मतलब ये 5-10 हज़ार का मजमा फिर कल इकट्ठे करना चाहते हैं। साएँ इस तरह से तो ख़त्म नहीं होती ना, ये तो आप और अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं मुल्क में। और आप देखिए दिन ब दिन उधर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और उसका हल को नहीं, सीएम उधर बैठता नहीं है, तो फिर ऑप्शन बड़ी महदूद हो जाती हैं इस किस्म के हालात में। तो देखना ये पड़ेगा, ये तो पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा करके, क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं वो, उनके साथ मिलकर सारी जमातों के साथ मिलकर, लेकिन इसके अलावा ये नहीं हो सकता कि हम अपने तौर पे कोई फैसला करें, लेकिन उनके साथ मिलकर अगर उनकी भी मर्जी शामिल होगी, डेफिनेट होगी तो नहीं। लेकिन वो तो इसकी तरदीद कर रहे हैं सर, कता कलामी की माजरत, लेकिन वो तरदीद कर रहे हैं कि हम किसी गवर्नर राज के हक में नहीं है, तो फिर अकेले तो नून लीग नहीं लगा सकती। नहीं, हम उनसे मशवरा तो फिर भी करेंगे, एक मुज़ाकरात करेंगे डायलॉग से, क्योंकि हम तो डायलॉग पे यकीन रखते हैं। उनको भी पता है कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ के सीएम जो है वहाँ से नहीं जा रहा, मतलब अपने सूबे में और अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहा, तो फिर उसका अल्टीमेटली कोई ना कोई। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछती हैं, मेरे ज़ाती जो ख्वाहिश है कि खुदा करे कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और सीएम साहब जाके अपने अवाम की खिदमत करे, वहाँ पे काम करे, मरकज़ से तावन करे, एस्टेब्लिशमेंट और हमारी फौज हमारी है ना, इंडिया की फौज तो नहीं है, उनके साथ भी तावन करे, वो जाने दे रहे हैं हमारे लिए। तो जब तक ये ऐसा नहीं होगा फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई, फिर कहते हैं तांगा मत बजांगा मत, फिर कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ता है जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्योंकि अब आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपकी मुझे राय चाहिए। वो ये कि सर वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया था और देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसमें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उसमें एक फ़ौजी तसादुम की कैफियत पैदा हो रही है, और आप भी बखूबी समझते हैं कि ये जो तसादुम का माहौल है ये भारत की पुष्टपनाही की वजह से अफगानिस्तान जो है वो इस पॉइंट पर पहुंचा है। आपके ख्याल में बज़ाहिर तो हम हर सूरत में अपना दिफा करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन ये जो एक टेंशन बढ़ रही है दोनों ममालिक के दरमियान, इसके लिए पाकिस्तान कुछ करना चाहता है बजाय मतलब इसके कि अपनी मिनिमम डेटरेंस को तो मेंटेन करे, लेकिन जो कुछ अफगानिस्तान कर रहा है उसके पीछे भारत का बड़ा मजबूत हाथ मौजूद है। इसके लिए पाकिस्तान में क्या कुछ सोचा जा रहा है हुकूमत की तरफ से? हमारी फौज भी, हमारा सिपह सलार भी, हमारे गवर्नमेंट भी और इवन हमारे लोग भी अगर हमारे साथ ये इंडिया की वजह से ये जंग करते हैं, ये ऐसा काम करते हैं जो कि करना उन्होंने शुरू किया हुआ है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बल्कि छोटे नहीं, किसी की भी एक इंसान की जान लेना भी पूरी इंसानियत की जान लेना है, तो फिर अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है हमारी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है। और अभी रिसेंटली इंडिया को पता चल गया कि जब उन्होंने जो हमारे जो 6 या 7 त्यारे जो उनके मार गए हैं, और फिर जिस तरह से, और अब भी जिस तरह जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा था कि हम जो भी करेंगे वो बांगे दोहल करेंगे और बताकर करेंगे, ये खुफिया तरीके से नहीं करेंगे कि आप ड्रोन छोटे छोटे फेंकने शुरू कर दे, कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे। नो, नॉट एट ऑल। हमारी फ़ौज इस लेवल पे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब, उन्होंने पाकिस्तान को जो एक और प्राइम मिनिस्टर ने और सिपह सलार ने आलमी तनहाई से निकाल दिया। इसमें भारत का अपना कसूर है कि पहलगाम का एलिजिड वाक़या बना के हम पे थोपने की कोशिश की। अब हमारी रिस्पेक्ट है कि अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, हमारे अपना तुर्की के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरब के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरब से हमारा मुआहदा भी हुआ है। तो अब इंडिया, ये अफगानिस्तान जो है अगर ये इंडिया के हाथों पपट बनता है और परपिटेटर पीछे को और है, तो फिर देखेंगे अगर हमारे वतन पे या हमारी फ़ौज पे या हमारे लोगों पे कोई मुश्किल आन पड़ती है तो फिर उसका जवाब तो नेचुरली, फिर इनका जवाब तो पत्थर से जाएगा। अच्छा सर, वैसे वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे क्विकली आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करना है। बिलावल भुट्टो साहब ने सर एक गुफ्तगू की है किसी जगह, और फिर उन्होंने उस जगह ये कहा है कि जो सूबों का इख्तियारात हैं, मतलब वही वो NFC की बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम की बात कर रहे थे,
उनको अगर ख़त्म किया गया तो ये आग से खेलने की कोशिश होगी। आपके ख्याल में सर क्या वाकई मतलब 28वीं तरमीम की बात हो रही है और उसमें कहा गया है या अंडरस्टैंडिंग एक मौजूद है कि बल्दियाती सिस्टम और एनएफसी और इस किस्म की चीज़ें उसमें होंगी, तो सर पीपल्स पार्टी के साथ फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? एनएफसी के बारे में तो मुझे इल्म भी नहीं है और मेरे ख्याल ऐसी बात को है भी नहीं, लेकिन जहाँ तक बल्दियाती इदारों का है वो उनको इख्तियारात देने चाहिए। मैं खुद चूँकि 4 दफ़ा पंजाब में रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ 4 दफ़ा, और प्रॉब्लम ये है कि एक बल्दियाती निज़ाम बनता है, दूसरा आता है तो उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, फिर तीसरा आता है तो उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी हो, चाहे वो वहाँ पे MKM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या कोई मुस्लिम लीग नून हो, उनकी जो टेन्योर है वो पूरा करें और अपने लोगों के मसाइल हल करें। आप वर्ल्ड लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, मेरा चूँकि इंटरनेशनल लॉ का तजर्बा है, जहाँ भी आप जाए वहाँ पे कंटोन्स होती हैं, काउंसिल होती है, वो छोटे छोटे मसाइल हल करती हैं। यहाँ पे MP, MNA, सेनेटर्स, वज़रा, उनको लोग आके अपने छोटे छोटे नालियों गलियों के मसाइल बताते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, दिस इज़ द टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी। तो उसके वाले से अगर उनको मजबूत किया जाता तो मेरा ज़ाती राय है कि इस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ की करता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उसके लिए सबसे पहले जो आइन कहता है, ये मेरे सामने पड़ा है कि उस सूबे से करारदाद पास होना ज़रूरी है, मतलब इसके वाले से। लेकिन 140 पे आइन ये नहीं कहता, वो कहता कि ये इख्तियार जो हो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए और होने भी चाहिए। आप देखें ना, छोटे छोटे काम तो नहीं है, मतलब कि हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, लेजिस्लेटर कहलाए जाते हैं हम। तो ये अगर हम इख्तियार देते हैं तो ये भी पीपल्स पार्टी की मुशावरत के साथ होगा, उनकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ सलील ताहिर सिद्धू साहब मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। पॉलिसीज़ बड़ी क्लियर हैं हुकूमत की, अब देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहाँ हमने गवर्नर राज और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या चल रहा है ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ हम वफाक के अंदर मुश्तरका जो इजलास हैं एक रोज़ बाद वो होते हुए देख रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट तरीन कानून साजी के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि कुछ और भी अहम होने जा रहा है जो कि गालिबन नोटिफिकेशन के करीब तर हो सकता है। लेकिन उससे हट के एक नया मसला दरपेश है इस वक्त, और वो ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत ने रहना है या फिर गवर्नर राज की तरफ जाना है। मतलब अगर देखा जाए तो वज़ीर कानून साहब जो आज खिताब कर रहे थे उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा, और आज बैरिस्टर गौहर साहब और उनके दरमियान जो है बड़ी तल्ख कलामी भी हुई ऐवान में। लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि वफाक कोई मुतमईन नज़र नहीं आता। सुहेल आफरीदी साहब के बार बार चढ़ाई करने की वजह से जो इस्लामाबाद की तरफ वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं और कई दफ़ा वो जिक्र भी कर चुके हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और फिर अब क्योंकि दिसंबर तकरीबन आ चुका है, बल्कि शुरू हो चुका है, तो इसलिए देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होगा वफाक के लिए कि वो इस किस्म की चीज़ें अफोर्ड कर सके। लेकिन एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से बार बार दरअंदाजी की कोशिशें, दहशतगर्दी की कोशिशें और सूबा उनको कंट्रोल करने में यकसर नाकाम नज़र आता है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी तरजीह है वो अपनी सियासी स्ट्रगल है, बजाय इसके कि सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर सके। असल इंसाइट क्या है, और अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर क्या फैसल करीम कुंडी साहब ही इसके लिए बेहतर ऑप्शन होंगे? क्योंकि खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कुंडी साहब को इस्तीफ़ा उनसे लेके उनकी जगह किसी और को गवर्नर राज के लिए नामजद किया जाए, और वो दिफाई महाज के ऊपर भी कोई शख्सियत हो सकती है और वो कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब से ताल्लुक़ रखते हैं आरिफ यूसुफ सईद साहब। आरिफ, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं आरिफ, आप खुद पेशावर में बैठे हुए हैं, पहले तो ये बताएं कि गवर्नर राज की बातें बड़े अरसे पहले कुंडी साहब करते रहे हैं कि जी मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, लेकिन वो सिर्फ लफ्जी बातें थीं। अब बड़े संजीदा नोट के ऊपर ये बात हो रही है कि जी गवर्नर राज लग सकता है क्योंकि आफरीदी साहब काम नहीं कर रहे। आपके ख्याल में अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वाकई लगता है, तो क्या कुंडी साहब ही परस्यू करेंगे, या ये जो उनके इस्तीफे की बातें हो रही हैं वो कोई सदाकत है, और आपको लगता है कि कोई साबका फौजी एहलकार हो सकता है जिसको गवर्नर के तौर पर लगा दिया जाए, या फिर सियासी शख्सियत ही हो सकती है? देखिए जी, जहां तक गवर्नर फैसल कुंडी की फरागत का या उनकी इस्तीफे का ताल्लुक है, ये तो मैं बहुत पहले कह चुका था कि जब अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे और वो स्टेप डाउन कर गए या उनको हटाया गया, वो चले गए, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अली अमीन गंडापुर ही फैसल करीम कुंडी की इंश्योरेंस पॉलिसी थी पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नरशिप के लिए। और जब वज़ीर आला के तौर पर अली अमीन गंडापुर चले गए थे, तो मुझे तो 100% यकीन था कि अब कल या परसों या महीने दो बाद गवर्नर कुंडी ने लाजमी जाना है। ये कुछ ऐसे मामला थे कि जिनकी हमें भनक पड़ गई थी कि जब वज़ीर आला डी खान से लिया गया तो पीपल्स पार्टी ने या कुछ कुव्वतों ने फैसला किया कि उनको काउंटर करने के लिए गवर्नर भी डी खान से लिया जाए, तो एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई होगी। लेकिन वो लड़ाई नहीं हुई, वो एक फिल्मी किस्म की जो झूठ की लड़ाई होती है वो वही सारी उस दौरान 1.5 साल में अली अमीन गंडापुर और
गवर्नर कुंडी के दरमियान जारी रही। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर कुंडी का जाना तो तय है, वो तो जाएंगे। अब ये है कि गवर्नर कुंडी जाते हैं, कौन नेक्स्ट गवर्नर बनता है, तो उसमें कुछ सियासी लोगों के नाम हैं जिनका पहले से, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का नाम तो पहले से सर्कुलेट कर रहा है, साथ में परवेज खटक और अमीर हैदर खान होती है एनपी के साबिक वजीर आला। मैं आपको बताऊं, इसमें महबूब खान जो साबिक वजीर आला है उनका भी नाम था, बल्कि उनके साथ तो इलेक्शन से पहले प्लेज किया गया था कि जब इलेक्शन होंगे तो महमूद खान को गवर्नर पख्तूनख्वा बनाया जाएगा। अब एक तो गवर्नर की बरतरफी या गवर्नर की तब्दीली का मसला है और एक गवर्नर राज का मसला है। तो गवर्नर राज के हवाले से मैं समझता हूं कि हनूज दिल्ली दूरस्त। सही। अच्छा, लेकिन ये क्यों लगता है? मतलब देखें, वैसे अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मसाइल दहशतगर्दी के हैं, अब अगर आफरीदी साहब के बयानात देखें तो ऐसा लगता है कि उनको और कोई काम नहीं है सिवाय अडियाला के बाहर बैठने के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आने के। वो हर दफ़ा ये कहते हैं कि मैं लोगों को लेके आऊँगा, फिर उन्होंने कहा जी कुछ बड़ा भी होने वाला है, अब वो बड़ा क्या है ये भी नहीं पता। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर में वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बात भी वो नहीं कर रहे हैं जिससे विफाक या हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुतमईन हो। मतलब हर वो चीज़ है जो कि इनको सीख पा करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में सूबे का तो इफेक्ट हो रहा है ना, मतलब सूबे में मसाइल हैं। अभी हम देख रहे थे आज के सूबाई जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, स्वाति साहब, उन्होंने तक कह दिया है कि जी आप मुख्तसर काबीना के साथ अपना काम करें, खान साहब से मुलाकात को आप छोड़ दें। लेकिन फिर वजह क्या है कि ये आफरीदी साहब इस चीज से पीछे नहीं हट रहे? देखिए, जहां तक इमरान खान से मुलाकात का ताल्लुक है, ये इसको तो एक मैनिपुलेटेड पॉलिटिकल इशू इंजीनियर्ड किया गया है, बना दिया गया है। अब ये एक सियासी मसला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई जिंदगी और मौत का मसला है पख्तूनख्वा का, सोहेल अफरीदी का, उनकी हुकूमत का। देखें, अब पख्तूनख्वा में क्या इमरान खान से मुलाकात के बगैर हुआ? सेनेट इलेक्शन इमरान खान से मुलाकात के बगैर हुए थे, जो काबीना बनी इमरान खान के बगैर बनी थी, जो इनका ड्राफ्ट ऑफ द जो कि इनका बजट था वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर हुआ था। इमरान खान ने तो खुल के कहा था कि आप लोगों ने बजट को मंजूरी नहीं करना जब तक उसको मैं फाइनलाइज ना कर लूं। तो पख्तूनख्वा में तो सारी चीजें वैसे हो रही हैं, एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है कि जो इमरान खान की किसी तायीद या उसकी इनकार की ताबे नहीं है, चीजें तो चल रही हैं। हाँ, अब एक पॉलिटिकल इशू तहरीक इंसाफ को हाथ लग गया है। सोहेल अफरीदी समझते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करने को सियासी मसला बनाकर इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, अडियाला के सामने एहतजाज किया जाए, जो कि इमरान खान बुनियादी तौर पर और अलीमा खान पीटीआई के कायदीन को बारहा कह चुकी हैं कि आप लोग इमरान खान की खातिर अडियाला के सामने एहतजाज करें या इस्लामाबाद में एहतजाज करें या किसी अदालत के सामने। तो अब जो 7 दिसंबर का पीटीआई जो मंगल के रोज कह रहे हैं कि उनके अरकान आएंगे, अरकान कौमी सूबाई असेंबली, सेनेट, तो एक तो ये प्योरली पॉलिटिकल इशू है कि जो वो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में छोटे छोटे एहतजाज या इलेक्टेड लोगों के एहतजाज करके एक इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं या एक मोमेंटम बना रहे हैं। बाकी इमरान खान से मुलाकात का पख्तूनख्वा के मामलात के चलने या ना चलने से कोई ताल्लुक नहीं है। सोहेल अफरीदी पख्तूनख्वा के वजीर आला है। अब ये अलग बात है कि उनके 4 से 5 रोज इस्लामाबाद में गुजरते हैं, 2 रोज उसके पेशावर में गुजरते हैं। आज उनको इस्लामाबाद में होना था, लेकिन चले आज पेशावर में थे। अभी एक तकरीब की भी उन्होंने शिरकत की है शाम से पहले, तो कल वो दोबारा फिर इस्लामाबाद होंगे। फिर 2 दिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तो वैसे भी पख्तूनख्वा की जो काबीना माजी में भी ये लोग इस्लामाबाद में होते थे। तो बदकिस्मती है पख्तूनख्वा की, यहाँ पर गवर्नेंस कोई नहीं है। सोहेल अफरीदी हुकूमत नहीं चला रहे, हुकूमत पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, सेक्रेटरी चला रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर चला रहे हैं, और जो हायरार्की है, सरकारी हायरार्की है, वही लोग सारी हुकूमत चला रहे हैं। कोई सियासी हुकूमत। अच्छा, लेकिन आरिफ, अब ये अगर ऐसा, मतलब इतनी सादा बात है, तो आपके ख्याल में लोग कैसे मुतमईन हैं? मतलब वो कारकुनान, वो मुझे गंडापुर साहब याद आ गए हैं। गंडापुर साहब के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि जी धरने या एहतजाजों के लिए वो लोगों को नहीं बाहर निकाल सके। बुशरा बीबी साहिबा भी उनसे नाराज रहीं। फिर पूरी पीटीआई तकरीबन उनसे नाराज नजर आती थी। केपी की लीडरशिप से बात करें तो वो भी 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी, जुनेद अकबर साहब और गंडापुर साहब। तो ये बिल्कुल, मतलब पार्लियामेंट में जब सूबाई असेंबली में ये ओथ ले रहे थे आफरीदी साहब, तो उन्होंने बड़ी शाबाशी दी, गले लगाया, उसके बाद से बिल्कुल गायब हैं। आपके ख्याल में गंडापुर साहब और आफरीदी साहब का डिफरेंस क्या है? फिर कारकुनों ने तो बड़ा नारे उनके खिलाफ लगाए थे, गंडापुर साहब ने जो आखिरी जलसे से खिताब किया था, उसके बाद एकदम गोशा नशीनी है, कहीं नजर नहीं आ रहे गंडापुर साहब। देखिए, पहले तो कुछ दिन तक, तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते तो डी खान में थे, घोड़ों को देख रहे थे। हम सुनते थे, घोड़ों को देख रहे थे, अपने जो उनके घोड़े हैं, घोड़ों को संभाला हुआ था, और हम सुनते थे कि चारपाई पे लेट के खुले आसमान तले तो वो लेटे होते थे। कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ अपनी जो जहनी कितासिस था या जो उनके साथ पार्टी के अंदर पॉलिटिकल वार
जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुआ था। देखिए, अली अमीन गंडापुर को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कारकर्दगी खराब थी या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उनके ऊपर तो इल्जाम लगा कि उन्होंने ऑपरेशंस नहीं रोके, उन्होंने ड्रोन हमले नहीं रोके, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया। अलीमा खान साहबा के बारे में जो बयान दिया था वो नहीं उनको आपके ख्याल में महंगा पड़ा, जो उन्होंने अलीमा खान साहबा के बारे में फरमाया था? देखिए, अलीमा खान के हवाले से तो उन्होंने पहली दफा नहीं था, वो मुसलसल बयानात देते होते थे। ये अली अमीन गंडापुर की खूबी भी थी कि वो हर तरफ खेलने के माहिर थे, हर विकेट पर खेलने के माहिर थे। तो वो कभी कभी अलीमा खान के ऊपर भी चढ़ाई कर लेती थी और कभी कभी वो जाके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और फिर एस्टेब्लिशमेंट से माफी तलाबी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सुहेल अफरीदी है, अब उनके लिए भी वही महाज है, वही जिम्मेदारियां हैं, वही इमरान खान की जो ख्वाहिश है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत और जो पार्टी क़यादत है, अगर वो उनको रिहाई नहीं दिला सकती, लेकिन उनकी रिहाई के लिए जो किरदार उनके जिम्मे डाला गया है वो किरदार अदा करें। अभी तक सुहेल अफरीदी भी जो नामुलाकात की जो सियासत है वो तो खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं किया। फिर देखना पड़ेगा कि ये आया इस्लामाबाद जब आते हैं तो कारकुनान को पुल करते हैं। मैं आपको बताऊं, 3 रोज पहले 26 अक्टूबर का जो पीटीआई का इस्लामाबाद में जो मार्च हुआ, उसकी याद में योम शोहदा मना रहे थे। अभी ये गुज़िश्ता 3 रोज पहले तहरीक इंसाफ पेशावर हैदराबाद में उन्होंने तकरीर रखी थी, उस सुपर फ्लॉप इनका प्रोग्राम हो गया। वो 250-300 लोगों ने, कारकुनान ने शिरकत की। तो कारकुनान तो अभी भी इस क़यादत के साथ नहीं निकल रहे हैं। उनका जो पहले से अदम एतमाद था अभी भी वही एतमाद है। वो कि सुहेल अफरीदी कुछ ऐसे बयानात देके अपने कारकुनान का जज्बा बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर यकीन किया जाए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो समझते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी के बारे में वो हाल उनका जहन क्लियर नहीं है तो पार्टी की आदत के हवाले से तो क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सी चीज़ें जो कि रहते हुए हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। यकीनन उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का भी है, क्योंकि वो इस पूरी सिचुएशन में फ्यूलिंग का किरदार अदा कर रही है। ना दहशतगर्दी को रोकने में सक्सेसफुल नज़र आते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो वहाँ रोज़मर्रा के उमूर हैं उस हवाले से भी काबीना में वो तकरीबन जो ज़रूरत है उसके मुताबिक लोग मौजूद नहीं हैं। इन तमाम मसाइल की बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जो पहली तरजीह है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एहतजाज हैं और ख़ुद सूबा जो है वो उनकी गैर हाज़िरी की वजह से बहुत सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। एक 3 साला बच्चा गुज़िश्ता रात गटर में जा गिरा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गटर पर ना सिर्फ ढक्कन मौजूद नहीं था बल्कि उसकी तलाश के लिए भी KMC और वाटर बोर्ड जैसे महकमे जो थे वो एक दूसरे के ऊपर डालते रहे उस सिचुएशन में, और तकरीबन 14-15 घंटों के बाद उस बच्चे की लाश निकाली गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन हम कब तक इन वाक़यात के ऊपर बात करके सर्फ नज़री करते रहेंगे। यकीनन इस पर मज़ीद कुछ काम करने की भी ज़रूरत है और इंसानियत भी यही हमसे तवक्को करती है। इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज KMC की सिटी काउंसिल का इजलास था और कल का जो बड़ा बदकिस्मत वाकया उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके हवाले से हमने मुनासिब ये समझा जो गुफ्तगू है वो इन इशूज़ के ऊपर की जाए ताकि बहैसियत कानून साज काउंसिल हम इन मामलात को हल कर सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ जमात इस्लामी के जो हमारे दोस्त हैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हुए आज भी बजाय इसकी कि वो काउंसिल में गुफ्तगू करते इजलास के स्टार्ट होने से पहले नारेबाजी और हुल्लड़बाजी काउंसिल के अंदर शुरू कर दी। बेहतर ये होगा कि हम कराची की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो मुनाफिकत है ये नहीं चल सकती, ये जो दोहरा मयार है ये नहीं चल सकता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सियासी बातें और सियासी इशूज़ के ऊपर तो हर वक्त बात करते हैं, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो सियासी नहीं होते लेकिन आपको इंसान और इंसानियत से करीब करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कराची में बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिससे एहसास होता है कि कराची में न सिर्फ शहरियों बल्कि वहाँ मौजूद मासूम बच्चे भी जो हैं उनकी जानें महफूज नहीं हैं। गुज़िश्ता रात एक बड़ा ही दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया और ये तकलीफ़ वही महसूस कर सकता है जिसकी अपनी भी औलाद इस दुनिया में मौजूद हो और जो वालिद या वालदा के मकाम पर पहुँच सका हो। कराची में हमने देखा कि एक शॉपिंग मॉल में एक फ़ैमिली शॉपिंग करने के लिए गई और उस दौरान एक ऐसा नागानी वाक़या पेश आया जिसमें उनका मासूम 3 साल का बच्चा मेन होल में गिर गया। ये वाक़या कहने को तो शायद इसको बड़ा छोटा वाक़या करार दिया जाए और ख़बरों की जीनत भी उस तरह ना बने, और एक बड़ी वजह इसकी जिससे मसला शुरू हुआ वो ये थी कि मेन होल के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। फिर जब उस बच्चे के गिरने के बाद रेस्क्यू के लिए मदद की पुकार की गई तो रेस्क्यू का अमला बर वक्त नहीं पहुँचा। फिर वाटर कॉरपोरेशन और KMC के आपस में मसाइल रहे कि ये किसकी जिम्मेदारी है और किसके अंडर ये पूरा सिस्टम आता है।
फिर एक ऐसी डिबेट चल पड़ी। लेकिन जो भी हो, उस बच्चे की जान तो शायद वापस नहीं आ सकती जिसकी अभी तक लाश ही नहीं मिल सकी है। लेकिन ये ज़रूर वाज़े होता है कि इस बड़े मसले की वजह से एक कोताही है जो सामने आती है, और हम हर दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर सरफ़ नज़र करते हैं और सियासी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये कितना ज़रूरी है? कभी कराची के शहरी ट्रक और डंपर्स का निशाना बन जाते हैं, कभी नागहानी गोली का निशाना बन जाते हैं, कभी मोबाइल स्नैचिंग का निशाना बन जाते हैं। इसके ऊपर बात ज़रा सा करना हम चाहेंगे, और ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, बड़ी जमातें हैं सूबे की, लेकिन क्या वजह है कि इन रूट कॉजेज़ को अभी तक जो मसाइल की हैं ख़त्म नहीं कर सकी हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, डॉक्टर अरशद वोहरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ माजी कारकुन जिब्रान नासिर साहब भी मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का ताल्लुक कराची से है। अरशद वोहरा साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। सर, मैं ये जानती हूँ कि आप उस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कराची में, और वो सादिक इफ्तिखार साहब के हल्के में आता है, लेकिन आपके ख़्याल में सर ये पहला कोई वाक़या नहीं है। क्या वजह है सर कि एक तो मसाइल के साथ एक मजाक बन गया कि इदारे एक दूसरे को कहने लगे कि आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चे को निकालने का काम, लेकिन इवेंचुअली क्या आपके ख़्याल में असल ज़िम्मेदार इसका कौन है? ये वो सवाल है जो हम सालों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई हमें इसका सही जवाब नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कराची जो है ये पूरा ही हम कराची से बिलोंग करते हैं। पूरा कराची का इशू, चाहे वो सुरजानी टाउन में हो, चाहे खारादर में हो, चाहे DHA में हो, न्यू कराची में हो, आई मीन दिस इशू कंसर्न्स टू मी। मतलब ज़ाहिर है मेरा इशू है, मेरे शहर में अगर कोई परेशान है तो मेरा इशू है। देखिए, इशू यहाँ पर जो है गवर्नेंस का इशू है। बार बार यही बात होती है कि गवर्नेंस जो है, ये वो शहर है, दुनिया आज बात कर रही है, आपके AI की बातें कर रहे हैं, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इस्लामाबाद कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आपका लाहौर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और कराची के साथ बदकिस्मती से ये कराची में 17वां बच्चा है या 18वां बच्चा है जो कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से एक जान गई। गटर का ढक्कन जिस शहर में नहीं लगाया जा सकता, और ये जो है ना, ये पिछले 10-15 सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली आ गई। अब वहां पर सुबह मैं देख रहा था कि जमात इस्लामी के अमीर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी। बदकिस्मती से उस इलाके के चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। अब यूसी के उस इलाके के टाउन के चेयरमैन को अगर यही नहीं पता कि उसके इलाके में गटर के ढक्कन जो है वो गटरों पे नहीं लगे हुए हैं, और इल्जाम पीपल्स पार्टी को दे देना, देखें पीपल्स पार्टी जो है वो इल्जाम से बरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर कॉर्पोरेशन पीपल्स पार्टी के अंडर में आता है, सीवेज का टोटल निजाम पीपल्स पार्टी के अंडर में आता है। तो ये KMC जो है, KMC के अंडर में आपका सीवेज का निजाम आता है, पानी का निजाम आता है, एंड पीपल आर पेइंग चार्जेस फॉर दैट। हम चार्जेस भी दे रहे हैं, अरबों के चार्जेस ये ले रहे हैं माहाना। तो आप एक गटर का ढक्कन, अगर हम आज इस पर बहस कर रहे हैं, आज की अभी हमने चंद माह पहले भी की थी, 2 बच्चे डूब गए थे। यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गार्डन में 2 बच्चे डूब गए थे, इससे पहले गार्डन में 2 बच्चे इससे पहले भी डूब गए थे। तो नाउ द थिंग इज कि ये जो गटर के ढक्कन लगाने वाला काम है, ये वाटर बोर्ड से भी रिलेट करता है, ये सीवेज बोर्ड से भी रिलेट करता है, ये टाउन से भी रिलेट करता है, ये यूसी से भी रिलेट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव बीन सेइंग फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम कि आप खुदा के वास्ते यूसी के चेयरमैन को मजबूत करें, आप टाउन के चेयरमैन को मजबूत करें। अच्छा, आप बल्दियाती वोहरा साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर, मुझे तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आप मसाइल की तो निशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो बल्दियाती सिस्टम है, एक्चुअली इसको अगर एम्पावर करेंगे तो ये मसले ख़त्म हो सकते हैं। जिब्रान नासिर साहब, सर 14 घंटे लगे एक माँ के हाथ में उसके बच्चे की लाश आई 3 साल का, जो उसके सामने गटर में चला गया, उसके वालिद के सामने चला गया। बेबसी हमने देखी, लेकिन ये बात दुरुस्त है अरशद वोहरा साहब की कि ये पहला बच्चा नहीं है, 17-18 बच्चे इस तरह के वाक़यात की नज़र हुए हैं। लेकिन सर, एक तो ये कि क्या बल्दियाती सिस्टम मजबूत नहीं होने की वजह से जो है वो गटर के ढक्कन जो है वो चोरी हो रहे हैं? मतलब इतनी आसान और सादा बात समझी जाए? देखिए, इतनी आसान और सादा बात है कि अगर आपको मनसब और ओहदा और दफ्तर मिल गया है और उसको हासिल करने के लिए आवाम की नुमाइंदगी ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप उस दफ्तर का या उस ओहदे का या उस ऐवान का आवाम की भलाई के लिए ही उसको अपना जिम्मा बना के क्यों काम करेंगे? आप तो अपने दफ्तर को मजबूत करने के लिए, अपने
ओहदे को जो है ज़्यादा उसमें मरात आपको हासिल हो जाए और आपका टेन्योर जो है वो किसी तरह और मुस्तहकम और लंबा हो जाए, आप तो उस पर फोकस करेंगे और कानून साजी भी उस तरीके से होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ हम कहते हैं बल्दियाती निज़ाम है, मगर एक यूपी का चेयरमैन क्या कर सकता है अगर कोई रियासत का एहलकार उसके कहने के ऊपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करे जो मेंटेनेंस के लिए, सिविक वर्क्स के लिए उसके हल्के में चाहिए। हमने अभी तक इनके रोल्स ही डिफाइन नहीं किए हुए, इनकी पावर्स ही डिफाइन नहीं की हुई। हमने इनका कहने को जो है मेयर को बना दिया है KWSC का सदर और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सदर, मगर अभी भी उसके ऊपर हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है और हम सूबे की जो काबीना है वहां से किसी सेक्रेटरी और मिनिस्टर को बिठा के हर 6 महीने का बजट और हर 6 महीने की डायरेक्शन वहां से तय करवाते हैं। कराची के मसाइल बड़े अजीब किस्म के हैं। हमें खंभों से बिजली मिलनी चाहिए, हम करंट के झटके खा के मर जाते हैं। जिन डंपरों के अंदर और टैंकरों में आबे हयात होनी चाहिए वो पता नहीं किस सूद में और नशे के अंदर और किन फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चल रहे होते हैं कि सैकड़ों अफराद उसके नीचे आके रोज मर जाते हैं। ये जो मैन होल है ये यानी कितने दिन से खुला हुआ है, ये तो अभी बच्चा मर गया। ये तो कोई पहला नहीं है ना, ये तो हम सालों से देख रहे हैं, शहर भरा हुआ है मैन होल के ढक्कन चुराने वालों से। देखिए इस शहर की मेन आर्टरीज जो हैं वो 2-2, 3-3 साल से खुदी हुई हैं। इस शहर के पार्क्स जो हैं वो प्राइवेटाइज हो गए हैं, उनकी जेंट्रिफिकेशन हो गई है। इस शहर एक मुफ्त जो थी वो एक साहिल समंदर की तफरी थी, उस पट्टी को भी आप जाके देखें तो वो भी सुकड़ गई है। गरीब के नाम पे अगर कोई सहूलत है तो वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अगर इस शहर के अरबपति और खरबपति जो है वो रियासत की जमीन और रियासत की बिल्डिंग लेके वहां पे कोई संभाल लें या अस्पताल की मैनेजमेंट संभाल लें तो आपको कोई ऐसा यूटी जैसा इदारा मिल जाएगा या पेशेंट एड फाउंडेशन मिल जाएगा या सिटीजन फाउंडेशन मिल जाएगा। हुकूमत खुद कोई काम जो है पीपल्स पार्टी की वो नहीं करती और जिस तरह से माजरत के साथ बिजनेस चलाते हैं, चूंकि ये लैंड होल्डिंग कंसर्न्स हैं, ये वडेरे हैं। वडेरा जो है वो अपने जमीन के ऊपर जाके खुद काश्तकारी नहीं करता, खुद मेहनत नहीं करता, उसने मज़ारे रखे हुए होते हैं, उसने किसान रखे हुए होते हैं, उनको वो जमीन बांट के देता है और वो पूरा साल मेहनत वो करते हैं, जाके सारा बल्क देते हैं वडेरे को और अपने हिस्से का अनाज लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से कराची और सिंध चलता है कि ये जैसे जमीनें हैं इनकी, ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दो, वो चलाए, वो कमाए, वो गुजारा करे, हमें हमारा मेन कंसर्न ला के दे दे। खुद किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इनका दिल ही नहीं है मेहनत करने का और काम करने का। लेकिन अब ये तो एक अलग डिबेट है ना, लेकिन इनके ऊपर चेक जो है जिब्रान वो कौन रखता है? वो अपोजिशन रखती है। अरशद वोरा साहब सर, दो बातें, एक तो ये तो पीपल्स पार्टी पे मामला डाल देना बड़ा आसान है, लेकिन अब जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब तो कह रहे थे कि हर चीज़ टाइम पर पहुंची है, सब पहुंच गए थे, जैसे ही इत्तला मिली फौरी मदद के लिए पहुंचे। लेकिन सर ये जो आपके ख्याल में वाटर बोर्ड और KMC के अमले का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये आपके ख्याल में क्यों हुआ? ये तो हर तरह जब कहीं आग भी लग जाती है तो फायर ब्रिगेड तक टाइम पर नहीं पहुँचता कराची में, तो सर इसकी वजह क्या है? ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं और अगर हैं तो इसकी निशानदेही तो हो चुकी है हज़ारों बार, लेकिन इसकी अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं नजर आ रही? कम से कम अपोजिशन में तो है ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध में। देखें, मैं आपको एक बात पहले क्लियर करता चलूं कि ये जिब्रान ने बड़ी बिल्कुल ठीक बातें की हैं जी। और जो है ये इशू जो है आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी पे डाल देना, तो पीपल्स पार्टी पे नहीं डालेंगे तो किस पे डालेंगे? बल्दियाती हुकूमत भी आज उनकी है, गटर के ढक्कन पे हम आज बैठकर डिबेट कर रहे हैं। यहाँ डिबेट हमें करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी हैज फेल्ड टू मैनेज दिस प्रोविंस। अभी बताया गया कि वो जो है सिंध रूरल जो है वो ठेके पे देकर चला रहे होते हैं अपने मज़ारों से, और सिंध अर्बन पे जहाँ से उनका ताल्लुक नहीं है, जिसकी गलियों का उन्हें नहीं पता, वो यहाँ आके रूल कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना देयर फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है। इसीलिए आज बात करते हैं कि देखें, जब हम कहते हैं कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करें, आज जब हम इस्लामाबाद में देखते हैं कि 3 महीने में एक अंडरपास बनता है, 3 महीने में एक ओवरपास ब्रिज बनता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड जो है आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए खुदे हुए, लोग बीमार हो रहे हैं डस्ट की वजह से, और अभी भी उसका अगले 2 सालों तक मुकम्मल होने का कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे। तो कराची जो है, जब हम बात करते हैं कि कराची जो कि 68% टैक्स पे कर रहा है, सूबे को 98% जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स पे कर रहा है, तो इसको खुदा के वास्ते ये मैनेज नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी से। और इसको जो है आप या तो फिर आपने अगर प्रोविंसेस जो बनाने हैं, ठीक है, मरसू सिंध ना देसू, तो ये आप एक सिंध सदर्न कर दें, सिंध सेंट्रल कर दें, सिंध नॉर्दर्न कर दें,
सिंध ईस्टर्न कर दें, तो मतलब सिंध के नाम से ही मोहब्बत है ना। सिंध के सूबे से मोहब्बत होती तो आज लाड़काना बना हुआ होता, आज नवाबशाह बना हुआ होता, आज कराची में लोग जो है गटर के ढक्कनों से नहीं मर रहे होते। सर ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन अब इस पे वोकल होने की भी बड़ी ज़रूरत है। जिब्रान, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब साहब को बनाने के बाद पहले एमक्यूएम के पास मेयरशिप थी, फिर पीपल्स पार्टी की आई, आपके ख्याल में कोई बहुत फ़र्क पड़ा? वो हमें मतलब सोशल मीडिया पे वीडियोज़ में तस्वीर में तो बड़े प्रोएक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? क्योंकि इस एक इंसिडेंट पे बात करना इसलिए लाहासिल है क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद ऐसा कोई वाकया जो है वो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आपके ख्याल में कितना डिफरेंस पीपल्स पार्टी ने क्रिएट किया? क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी उन जगहों पर भी कामयाब हुई जहां पहले एमक्यूएम कामयाब होती थी। देखिए, एक बड़ी वजह कामयाब होने की मुस्तफ़ा कमाल की और उससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब की बतौर मेयर कराची वो ये थी कि आपके यहाँ ये तमाशा नहीं था, ये केडीए अलग, ये एमडीए अलग, ये एलडीए अलग, ये केडब्ल्यू अलग, ये फलाना अलग, ये केएमसी अलग। सब इख्तियारात जो है ना एक सिविक सेंटर में एक बिल्डिंग के अंदर एक शख्स के पास लाके दे दिए थे। जितना इलाका कंटोनमेंट के पास है, वफाक के पास है, केपीटी के पास है, रेलवे के पास है, वो एक ऑलरेडी एक तमाशा अलग है। मगर कम से कम जो शहर था, जो सिविलियन जो सूबे का था, जो शहर के अंदर हुकूमत आती थी, उन्होंने कंसंट्रेट कर दी थी पावर्स। जब ये 2008 के बाद आए, इन्होंने सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम खत्म किया 2009 में। फिर जब वाकई मजबूर हुए कि शहर के अंदर दोबारा बल्दियाती निज़ाम आए, तो 2013 का जो इन्होंने खुद कानून बनाया था, उस कानून में तरमीम करके मेनली सारे जो चंक्स हैं, बेसिकली जो बुनियादी जिम्मेदारी हम एसोसिएट करते हैं लोकल गवर्नमेंट से, वो इन्होंने लेके सूबे को दे दी थी। तो ठीक है, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, उसके बाद और भी वो आगे पीछे लोग चलते रहे, डोमिनेट होते रहे, मगर मकसद क्या था कि शहर का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव हम अपने हाथ में रखें। तो पहले उन्होंने उस तरीके से रखा। फिर जब मेयर हट गए तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी सर्व कर चुके मेयर बनने से पहले, और अब जाके फाइनली इनको इन्होंने मेयर बना दिया। तो अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि 140A के तहत कराची के पास या शहरों के पास सिंध के अंदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। आपका मकसद था कि आपने कराची की हायरार्की को संभालना है, आपका मकसद ये नहीं कि आपने लोकल गवर्नमेंट के निजाम को बेहतर करना है। जहां पे नियतों का फुकदान हो, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो आप बात करती हैं कि जी ऑपोजिशन क्या करे, हकीकी मायनों में ये फिर एक बहस उसी तरफ चली जाएगी, मगर मेरे नजदीक ये सबसे इंपॉर्टेंट बहस है 8 फरवरी को जिन लोगों को कराची शहर ने वोट दिया। हम कराची की बात करते हैं ना, तो सबसे जो अव्वल है, सबसे बेहतर है, वो मेरा कराची होना नहीं है, वो हम सबका कराची होना। और जब हम सब कराची हैं तो हम सबकी एक राय आमा है, एक ओपिनियन है, एक वोट कास्ट हुआ था। जिनको 1,00,000 वोट पड़ा था उनके डब्बे में से 100 वोट निकला, जिनको 1000 वोट पड़ा था उनके डब्बे में से 1,25,00,000 वोट निकला। ये तमाशा कराची ने देखा। जब आपने शहर के अंदर शहर को काबू इस तरीके से करना है, तो आपके मीडिया पे शोर मचाने से और मेरे शोर मचाने से क्या होगा? रह गया था एक खौफ एक डर, वो था जुडिशरी का। तो अल्लाह अल्लाह करके अभी 27वीं तरमीम से पहले जब सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये पार्क्स को प्राइवेटाइज ना करो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ना करो, तो 27वीं तरमीम की जो हमें बरकत हुई एफसीसी, उन्होंने पहली समात पे कह दिया कि जाओ करो जो करना है। अभी तो सर्दी का मौसम है, हवाएं जो हैं वो बड़ी सर्द हैं, और वोरा साहब बखूबी जानते हैं। ज्वाइंट सेशन भी कल तलब कर लिया गया है। वोरा साहब, सर लास्ट क्वेश्चन वो ये सर के आपके ख्याल में, वैसे तो आप अभी बात कर रहे थे एमक्यूएम ने बड़ा सपोर्ट किया 27वीं तरमीम में भी, और लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने अपनी रिजर्वेशन रखी बल्दियाती अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो सकी। अब ये एक आस है कि जी 28वीं तरमीम में वो एड्रेस हो जाएगी। तो एक तो ये फरमाएगा कि ये जो बिलावल साहब हर दूसरे दिन ये बात कर रहे हैं कि जी सूबों की तकसीम की अगर बात होगी तो आग से खेलना होगा, 18वीं तरमीम को छेड़ेंगे तो भी आग से खेलना होगा। मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के खिलाफ हैं, वो तमाम चीज़ें आग से खेलने वाली हैं। तो अब इसमें क्या करेगी सर एमक्यूएम? फिर वो आग से खेलेगी या फिर वो चुप करके ऑपोजिशन हो सिंध में, या फिर वफाक में इत्तेहादी बैठी रहेगी? देखें, एमक्यूएम जो है वो पहले भी इस शहर को ओन करती रही है, हैदराबाद को ओन करती रही है। ये कहना बहुत आसान होता है कि हम सबका कराची। मैंने कब कहा कि किसी का कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं का सर, मैं तो अमेंडमेंट की बात कर रही हूं। जी जी, पूरे पाकिस्तान का हर फर्द यहाँ बसता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान से शहर के लिए आवाज क्यों नहीं निकलती? पूरे पाकिस्तान के सारे लोग हमारा कराची की बात तो करते हैं। हमारे कराची के लिए आज तक असेंबली में
कराची के रहने वालों के अलावा और कराची में भी जो उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, ज़्यादातर 90% उन्होंने आवाज़ उठाई, और किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई आज तक कराची के लिए। ये जो बातें हो रही हैं तमाम, मुझे पता है ये सिर्फ एक एग्जम्पशन पर है, लेकिन फिर भी मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपके ख्याल में इन तरमीम को छेड़ सकती है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी सर अगर 98वीं तरमीम पर बात करें तो आपको क्या लगता है, आप सिंध में इतने अरसे से रह रहे हैं, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी किसी चीज़ के ऊपर? देखिए, ये बात एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, इख्तियारात की इसलिए की जा रही है चूंकि उन्होंने सिक्योर किया हुआ है अपनी फ्यूडल फिefdoms के जरिए सिंध के ऊपर कंट्रोल। कल को अगर उनका सूबे के अंदर सूबाई हुकूमत बनाने के चांसेस हटते हैं, कोई और अलायंस, कोई और नई सियासी पार्टी, कोई और नया सियासी तहरीक जन्म लेती है सिंध के अंदर, तो ये तमाम तरह इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। ये वो पार्टी की एक तारीख है। ये कहते हैं कि बानी जो है आइन के, वो हमारे पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ये बातें करने की और होती हैं और कहने की और होती हैं। जो तारीख रही है पीपल्स पार्टी की, वो ये रही है कि आप किसी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, बस मीठा मीठा बोलते रहिए। तकरीरें बहुत अच्छी करेंगे बिलावल भुट्टो साहब, हक की करेंगे, इंसाफ की करेंगे, हकूक की करेंगे, अवाम की एम्पावरमेंट की करेंगे। अगर होगी अवाम एम्पावरमेंट नहीं, सिर्फ जरदारी एम्पायर ही जो है वो ही इंक्रीज करती जाएगी, वही पनपती रहेगी। अगर होना होता तो कराची एक ही शहर क्यों है, कोई और बड़ा शहर सिंध के अंदर क्यों नहीं बन सका, डेवलप क्यों नहीं हो सका, कोई बड़ा आईटी हब क्यों नहीं बन सका, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बन सका? सिर्फ वहां जहां गैस और तेल है वहां पे कोई फॉरेन कंपनी आपको नजर आएगी, वरना सिंध में कहीं और कोई कारोबार नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बहुत ही प्रिसाइजली दोनों हमारे मेहमानों ने इस चीज़ के ऊपर जो एक इंसिडेंट है उसको पूरा ना सिर्फ ये कि इनकॉपरेट किया, बल्कि वो जो मसाइल इन तमाम इंसिडेंट्स के हवाले से बन रहे हैं उस पर भी रोशनी डाली। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इशू है वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, गवर्नेंस का भी है, जिसकी वजह से इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब मौजूद थे और डॉक्टर अरशद वोरा साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मौजूद थे। यकीनन ये तमाम मसाइल और ये तमाम वाक़यात जो कि कराची जैसे शहर में पेश आते हैं अफसोसनाक है, लेकिन अगर ये मसाइल एड्रेस नहीं किए जाते तो फिर यकीनन इतनी आबादी जो कि कराची शहर में मुकीम है उसका यकीनन दाद रसी के लिए नुमाइंदे तो मौजूद हैं, लेकिन वो नुमाइंदगान जो हैं उन पर से एतमाद यकीनन उठ जाएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।